Hey everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो अकाउंट्स के बोर्ड में अब कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी पार्टनरशिप को लेके। तो कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट पार्टनरशिप का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे, हम लोग अपने फॉर्मेट्स भी चेक कर लेंगे और साथ साथ जो थ्योरी है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट क्विक रिवीजन करते हैं फुल पार्टनरशिप का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में आपको क्या लिखा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन गिवन है पार्टनरशिप की, सेक्शन नंबर 4 में। ये सेक्शन याद रखना, सेक्शन नंबर 4। डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब क्या है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पीपल के बीच में, पर्सन्स के बीच में, जिन्होंने आपस में अग्री किया है कि वो मिलके बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। अब चाहे वो बिजनेस एक पर्सन अकेला चलाए बाकियों के बिहाफ पे या सभी लोग मिलकर रन करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन गिवन है सेक्शन नंबर 4 में। ओके, जो भी लोग पार्टनरशिप रन कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे पार्टनर्स और कलेक्टिवली हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ओके। ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में एक कॉन्सेप्ट चलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब क्या है कि जो फर्म है उसकी अकाउंटिंग अलग होगी और पार्टनर्स की अकाउंटिंग अलग होगी। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब अगर फर्म के ऊपर कोई भी केस हो जाता है, ठीक है, कोई भी सूट फाइल होता है, तो उस केस में पार्टनर और फर्म एक ही मानी जाएगी। तो पार्टनर ही फर्म के लिए कंपेंसेट करेगा। ठीक है, ओके, डन। चलो, इसके बाद फीचर्स में क्या है? फीचर्स में मेंशन है पहले तो टू और मोर पर्सन्स, तो मिनिमम दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें तीन लोग ऐसे हैं जिनको हम पार्टनर नहीं बना सकते, तो उसमें कैटेगरी ध्यान रखना। एक तो है माइनर, माइनर यानी कि लेस देन 18, वो लोग। ठीक है, दूसरा अनसाउंड माइंड, पीपल विद अनसाउंड माइंड, ठीक, जो स्टेबल नहीं है। और तीसरे होते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है किसी भी रीजन से, वो इंसॉल्वेंट हैं या एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि माइनर जो है उसको पार्टनर बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, कि अगर वो चाहे कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट्स मिल जाए तो उस केस में माइनर को हम पार्टनर मान सकते हैं, अगर बाकी पार्टनर अग्री करते हैं तो। ठीक है, ओके। दूसरा है अग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप के लिए एक डीड बनता है, अग्रीमेंट बनता है। अब वो अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। प्रेफर किया जाता है कि भाई रिटन बनाओ, ठीक है, प्रूफ रहेगा, बट कंपल्सरी नहीं होता डीड बनाना। ठीक है। तीसरा है बिजनेस विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब आप पार्टनरशिप रन करते हो बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, अगर आपने मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन करा है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे बिजनेस नहीं चल रहा। प्रॉफिट मेकिंग के लिए पार्टनरशिप बनाया जाता है। ठीक। देन म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी पार्टनर्स। और एक और पॉइंट ध्यान रखना कि एक पार्टनर प्रॉफिट में तो हिस्सा लेगा ही लेगा, बट लॉस उसकी बेसिकली अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, कि अगर वो नहीं चाहता कि मुझे लॉस बियर नहीं करना तो वो भी चलता है। ठीक। इसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमें पता है पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। मतलब अगर फर्म के कोई डेट हैं जो फर्म पे नहीं कर पाएगी तो उस केस में पार्टनर को बीच में आके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सब लोग मिलके करते हैं। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना अच्छा माना जाता है बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ओके। इसके बाद देखो, मिनिमम पार्टनर्स तो दो होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बताई ही नहीं है। तो वो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? हो सकते हैं 50। ठीक है, 2 से 50 तक मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये 50 की लिमिट किसने दी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने बताए हैं? 50। ओके, सो मिनिमम दो, मैक्सिमम 50। डन। इसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिख के चलते हैं।
ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अनदर नेम है। अब कंटेंट्स क्या क्या है पार्टनरशिप डीड में, आप क्या क्या दिखाते हो, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, किस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्या डेट है, ठीक है, एक पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, सैलरी कितनी कितनी मिलेगी, नेम क्या है, एड्रेस क्या है फर्म का, नेचर किस तरह का है बिजनेस की, किस लिए बिजनेस चल रहा है, क्या पर्पस है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होगा, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल किस तरह से किया जाएगा, तो वो सभी चीजें हम इस डीड में लिख के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो डीड बनाना भी कंपलसरी तो है नहीं, बट अगर आप डीड बना रहे हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला लिखा है टू सेटल एनी डिस्प्यूट और डाउट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो डीड से आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, एक एविडेंस की तरह काम आता है, अगर कोई भी केस फाइल होता है बाय चांस, तो एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ हम वो डीड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूटीज और पावर्स इसमें बताई जाती हैं, ओके, ठीक है। अब मान लो कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनर ने मिलकर डीड ही नहीं बनाई, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हम फॉलो करेंगे। प्रोविजंस क्या क्या हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर प्रॉफिट और लॉसेज हैं, डीड में नहीं लिखा है, तो हम उन्हें इक्वली डिवाइड करेंगे 1:1 में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है, जो पार्टनर से लिया जाता है, वो भी चार्ज नहीं करेंगे। पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, तो उस पे 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट मिलेगा। ये रूल कब लगेंगे, जब डीड नहीं होगी तब, ओके, ठीक है। इसके बाद इसमें पॉइंट लिखा है loan by a relative is not a loan from partner. Hence, on such loan, this provision will not apply. Okay. In the absence of deed, profits are to be shared equally irrespective of the type of partner. तो अगर डीड नहीं है, तो जितने ही प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। अब चाहे कोई भी टाइप का पार्टनर हो, चाहे वो एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, किसी भी टाइप का पार्टनर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है, ओके। चलो, देन हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि जल्दी से फॉर्मेट चेक करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चार ही आइटम आएंगे। पहला तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो भी क्रेडिट बाय बैंक या बाय कैश। पार्टनर अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट में आएगा टू कैश, और लास्ट में बैलेंस सीडी, ठीक है। सो ये कब बनेगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल है, ओके, डन। अब ध्यान रखना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल होते हैं तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, है ना, ये वाला बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। डेबिट में बैलेंस नहीं आ सकता अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में बाकी सभी रिमेनिंग आइटम्स आएंगे। सबसे पहले तो बैलेंस, उसके बाद आईओसी, कमीशन, सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा, इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर के पास इनफ्लो हो रहा है। और अगर पार्टनर से लिया जाएगा तो ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का लॉस है, तो वो सब कहाँ पे आएंगे, डेबिट में आएंगे। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। असर्शन रीजन में पूछते हैं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में तो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस आएगा, लेकिन जो करंट अकाउंट है इट मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो, कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट में, डिक्रीज होती है डेबिट में, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट में। कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो भी क्रेडिट, इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा क्रेडिट, कमीशन, बोनस, सैलरी कुछ भी मिलता है क्रेडिट करना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर पार्टनर से कुछ चीजें लेनी है, जैसे कि ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, लॉस है, तो वो सब कहाँ पाएंगे, डेबिट में आएंगे। अब इसका जो बैलेंस है वो हो सकता है डेबिट में आए या फिर क्रेडिट में आए, सिंपल, ओके। चलो, देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड इज ओनली प्रोवाइडेड इफ देयर इज प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर चार्ज माना जा रहा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, तो उस केस में चाहे लॉस ही क्यों ना हो, आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अब इसमें कुछ केसेस हैं,
देखो, पहला केस लिखा है व्हेन अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट इन कैपिटल। तो डीड में अगर इंटरेस्ट इन कैपिटल की बात ही नहीं करी तो सिंपल है, इंटरेस्ट दो ही मत। ओके। दूसरा है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल हमें अलाउ करना है। अब अगर लॉस है तो उस केस में आईयूसी नहीं दिया जाएगा। सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो फुली अलाउ करो, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं मतलब प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में जितने भी प्रॉफिट्स हैं हम उन्हें अप्रोप्रिएशन की रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और अगर लिखा है कि व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेज आईओसी इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज, तो उस केस में हम फुल अलाउ करेंगे। अगर चार्ज मानेंगे तो पी एंड एल अकाउंट में हम दिखाएंगे आईओसी, और फुल अमाउंट पे हम आईओसी दे देंगे। ठीक है। ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही निकलता है। ठीक है। तो अगर आपको क्लोजिंग गिवन है तो आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, और वो आएगा कैसे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इसमें हम आईयूसी निकाल सकते हैं। ठीक है, डन। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट, तो इसमें अलग अलग आपको मेथड्स देखने हैं। सबसे पहले, अगर हम व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट फिक्स्ड इंटरवल में अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो उस केस में फॉर्मूला लगता है एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है। ओके। अब इसमें देखो, क्विकली इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, अगर हर पीरियड के बिगनिंग में ड्राइंग्स हो रही हैं, तो अगर मंथली हम हर महीने के स्टार्टिंग में बिगनिंग में अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो 6.5 एवरेज लेंगे। ठीक है। अगर मिडल में कर रहे हैं तो 6, और अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है तो 5.5। ठीक है। इस तरह से अगर क्वार्टरली कर रहे हैं हर क्वार्टर की बिगनिंग में तो 7.5, मिड में है तो 6, और एंड में है तो 4.5। हाफ ईयरली मंथली फॉर 6 मंथ्स एंड फॉर 9 मंथ्स। ठीक है। सो ये आप चेक कर सकते हो। ओके। देन इसके बाद, अगर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है डिफरेंट डेट्स पे, तो उस केस में दो मेथड लगते हैं, या तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। सिंपल मेथड में कैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ्स रिमेनिंग एंड अपॉन 12। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो आपको टोटल निकालना होता है प्रोडक्ट्स का, रेट अपॉन 100 करोगे और 1/12 करोगे। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो एवरेज पीरियड मेथड ही पूछा जाएगा वैसे। ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द सफिक्स पर एनम, तो इंटरेस्ट जो है वो हम विदाउट टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग्स को कंसीडर करते हुए निकालेंगे। कि अगर आपको गिवन है आईयूडी देना है 10%, बस इतना लिखा है, तो उस केस में हम टाइम पीरियड को इग्नोर करेंगे। ठीक है। और इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, हमें नहीं बताया कि किस डेट पे ड्राइंग्स हुई हैं, तो उस केस में हम एवरेज 6 महीने का लेके चलते हैं। ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो डीड में अगर मेंशन है किस रेट पे लोन दिया है, तो उसी रेट पे आप लोन दोगे। बट अगर डीड में मेंशन ही नहीं है, कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। ओके। देन इसके बाद सैलरी कमीशन की अगर हम बात करें, तो सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये एप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट्स अगर होंगे तभी दिए जाएंगे। ठीक है। ओके। इसके बाद मैनेजर कमीशन का एक पॉइंट आता है, जिसमें या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन हो सकता है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो सकता है। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिखा है तो आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग लेना है, सो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है। ध्यान रखना चार्ज में तीन ही आइटम्स हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा है मैनेजर कमीशन, तीसरा है रेंट पेड टू पार्टनर। तो अगर ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों ही आइटम हमारे चार्ज वाले आइटम हैं, जो कि देने ही देने होते हैं चाहे फर्म को लॉस हो या कुछ भी हो। ठीक है। तो ये तीनों आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। ठीक है। ओके। चलो, इसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको डिवाइड करना है पार्टनर्स के अमंग, तो उसके लिए बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएनएल अकाउंट। ठीक है। इट इज एन अकाउंट दैट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। और ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हम लोगों का एक नॉमिनल नेचर का
अकाउंट है। ठीक है। ओके। चलो, इसके बाद ये देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। सो फर्म का अकाउंट है डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में सभी इनकम्स आएंगी, डेबिट में सारे खर्चे आएंगे। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट, और दूसरा पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा, फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट। पार्टनर को सैलरी देंगे, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट। पार्टनर का कमीशन, डेबिट। अगर फर्म ने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज रिजर्व बनाया तो प्रॉफिट को कम कर दिया ना, रिजर्व बना दिया कि 100 का प्रॉफिट है, इसमें से 20 का रिजर्व बना दिया, तो प्रॉफिट जो है वो 20 से कम हो गया, इसलिए वो रिजर्व भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। और बैलेंस में आप क्या निकालोगे, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद ध्यान रखना कि अगर नेट लॉस है, नेट लॉस अगर गिवन है, तो उस केस में हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाने के लिए ये अकाउंट बना देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फर्म को मिलने वाली चीज है। ठीक है, तो उसका लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। ओके। चलो, देन पास्ट एडजस्टमेंट, हमें पता है कि कुछ ना कुछ आइटम्स की एडजस्टमेंट करना रह गया था, तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो इसमें किस तरह से करते हैं, देखो, अमाउंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, क्या क्या पार्टनर को देना है, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। डेबिट देखते हैं, टोटल क्रेडिट देखते हैं, और नेट इफेक्ट निकाल के फिर हम एंट्री पास करते हैं। ठीक। तो अच्छा, इसके बाद गारंटी का अगर हम पॉइंट देखें, तो मिनिमम गारंटी पार्टनर को मिलती है, और कई बार पार्टनर फर्म को भी देता है। तो अलग अलग केस हो सकते हैं इसमें भी, कि अगर गारंटी बाय द फर्म टू अ पार्टनर, कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, और दूसरा एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। ठीक। तीसरा केस क्या है, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं इतने अमाउंट की एनुअल फी अर्न करके दिखाऊंगा। ठीक है। और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी गारंटी दे सकता है। ठीक है। तो चलो, ये तो डन। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। इसके बाद आते हैं गुडविल पे। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल इज द गुड नेम या रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस दैट हेल्प्स इट टू अर्न मोर प्रॉफिट्स देन अदर्स। ठीक है। गुडविल का नेचर अगर समझें तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके। एंड इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, क्योंकि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, आप इसे बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है। सो जो गुडविल है वो एक वैल्यूएबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है, उससे गुडविल इम्पैक्ट होती है। आपके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी तो गुडविल ज़्यादा बनेगी। ठीक है। लोकेशन, आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, फर्म लोकेटेड किस एरिया में है, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, तो गुडविल ऑफ कोर्स वहाँ पे बेटर होगी। मार्केट की सिचुएशन, प्रॉफिट्स के ट्रेंड, ठीक है, कंपटीशन लेवल, स्पेशल एडवांटेजेस, तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है। ठीक है। देन क्यों गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो, गुडविल निकालते कब कब है, जब पीएसआर चेंज हो, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट या डेथ के केस में, जब पार्टनरशिप को बेच दिया जाता है, और जब एमएलगमेशन होता है, तो उस केस में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। देन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो दो तरह की गुडविल है, एक है परचेस्ड, दूसरी है सेल्फ जनरेटेड। परचेस्ड गुडविल क्या है, इट इज द गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय अ बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड। तो अगर आप किसी का बना बनाया बिजनेस खरीदते हो, तो ऑफ कोर्स आपने उसकी गुडविल भी परचेज करी है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेस्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपने क्वेश्चंस किए होंगे, बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है कई बार एसेट में, तो वो परचेस्ड गुडविल का ही टाइप है। ठीक है, वो परचेज्ड गुडविल है, खरीदी है, जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसी को हम लोग इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। ठीक है। सो इट इज इंटरनली जनरेटेड एंड हार्ड अर्न गुडविल विच अराइजेज ड्यू टू कॉन्टिन्यूड हार्डवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आप अपनी मेहनत से बिजनेस बना रहे हो, गुडविल जनरेट कर रहे हो, रेप्यूटेशन जनरेट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई मॉनेटरी वैल्यू तो है नहीं, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते इन दी बुक्स। ठीक है। ओके। चलो, देन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट्स लेना, ओके, और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करना है।
ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा गुडविल? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज कैसे आएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल वेट्स। ठीक है, ये डन। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसमें कैसे गुडविल निकलती है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 100। ठीक है, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। और कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स एक ही बात है। कैसे आएगा? टोटल एसेट्स लो, उसमें से गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करो और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दो, तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं एवरेज प्रॉफिट में कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस अगर गिवन है तो एबनॉर्मल लॉस हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल गेन अगर है तो वो हम माइनस करते हैं। ठीक है, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर दिया, मतलब खर्चे को अगर एसेट मान लिया, तो खर्चा तो दिखाया नहीं, प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, करेक्ट करने के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब एसेट को हमने खर्चा दिखा दिया, खर्चा दिखाया होगा तो प्रॉफिट कम आया होगा, करेक्ट करने के लिए हम प्लस करेंगे। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया होगा तो प्रॉफिट कम आया होगा, सही करने के लिए प्लस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उस केस में माइनस, और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, लास्ट मेथड है। सो इसमें दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या लगता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से अगर आपको देखना है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और गुडविल का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज चेंज इन PSR। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पुराना अग्रीमेंट खत्म होके नया अग्रीमेंट बन रहा है। ठीक, ठीक है, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि पुराना अग्रीमेंट खत्म होगा, नया अग्रीमेंट बनेगा, बिजनेस पहले की तरह चलता रहेगा नॉर्मल। ठीक है, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि चेंज इन PSR, अगर रेशो चेंज होती है तो नया अग्रीमेंट बनता है। एडमिशन के केस में जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो नया अग्रीमेंट बनेगा। ठीक, रिटायरमेंट होता है, डेथ का केस, और फिफ्थ आता है एमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये चार तो आपके चैप्टर ही हैं। एमेलगमेशन का मतलब कि पहले दो बिजनेस थे, अब उनको मिला के एक बिजनेस बन गया, तो अग्रीमेंट बदल के नया अग्रीमेंट बनाया जाता है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद चेंज इन PSR में देखो, ये कुछ काम की नहीं है ज़्यादा चीज़ें, इसमें आपको बेसिक बेसिक याद रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेनिंग रेशियो कैसे आता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, सिंपल। ठीक, देन हम गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल के केस में अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू गुडविल को एडजस्ट करना है तो एक सिंपल एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। बट अगर कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन में कई बार फिक्स्ड लिखा होता है, तो ध्यान रखना आपको करंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है, ओके। देन आता है रिजर्व्स, सॉरी रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए। सो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है मतलब जितने भी लॉस हैं वो हम डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम्स हैं वो हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट में आएगा, वैल्यू अगर कम हो रही है किसी लाइबिलिटी की तो भी क्रेडिट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो भी क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद अगर किसी वैल्यू एसेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस है फर्म के लिए, डेबिट करना। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, डेबिट करोगे। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भी डेबिट करोगे। और लास्ट में आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में, लॉस आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये कब बनेगा? जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें तो बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो उस केस में आप नेट अमाउंट निकाल के एंट्री कर देते हो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। और अगर बाय चांस लॉस है तो एंट्री रिवर्स करना, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग।
ठीक है, ओके, डन। देन इसके बाद रिजर्व्स का अगर हम ट्रीटमेंट चेक करें, तो जब भी रेशो चेंज होती है, तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं, जनरल रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, या फिर हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई भी चीज़ है, तो वो पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी रेशो यानी कि ओल्ड रेशो में डिवाइड होती है। ठीक है। सो अगर रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो उन सबको डेबिट करो, पार्टनर्स को कर देना क्रेडिट। और अगर लॉसेस हैं, तो पार्टनर होगा डेबिट और लॉस क्रेडिट। ठीक है, ओके। अगेन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करना बुक्स में, या हम नहीं चाहते कि हम अपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, ओके। देन इसमें बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आप चलो बना ही लोगे। इसके बाद आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो एडमिशन के केस में क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। ध्यान रखना है, एक नए पार्टनर को एडमिट तभी किया जा सकता है जब बाकी सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अग्री करें। ठीक है, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में 40 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर आना चाहता है, बट इन 40 में से एक पार्टनर ऐसा निकला जिसने मना कर दिया कि हम नए पार्टनर को नहीं लेके आना चाहते, तो उस नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। जब तक सब लोग अपना कंसेंट नहीं देंगे, अग्री नहीं करेंगे, तब तक किसी भी नए पार्टनर को फर्म में लेके आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो देखो, अब इसमें लिखा है एडमिशन से होगा क्या क्या, कि जो पुरानी पार्टनरशिप है वो तो एंड हो जाएगी और नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है। जो नया पार्टनर है वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, गुडविल का शेयर लेके आएगा। ओके। तो ठीक, अगेन इसमें देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगी? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल भी लेके आता है। ठीक है। सो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय अ न्यू पार्टनर, अगर एक पार्टनर अगर एक पार्टनर अपना गुडविल का प्रीमियम प्राइवेटली पे कर दे, ठीक है, तो उस केस में उस गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं होती है। हम सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री कर देंगे, कैश टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में दिख रही है, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओके। देन सेकंड केस बोला है इसमें, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, और वही प्रीमियम फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। इसके बाद अगर एक पार्टनर अपना गुडविल प्रीमियम काइंड में लेके आ रहा है, मतलब कैश के अलावा वो कोई एसेट्स लेके आ रहा है, सो एसेट्स डेबिट करना, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करना, और फिर इसी प्रीमियम को हम डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सिंपल। ठीक है। अगर जो प्रीमियम लेके आया है वो बाकी पार्टनर विड्रॉ कर लें, ठीक है, तो पहले तो प्रीमियम डिवाइड होने की एंट्री सेम कर दोगे। विड्रॉल की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश। ठीक है। इसके बाद व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कि मान लो नए पार्टनर का गुडविल बनता था 1 लाख का, बट वो लेके आया है सिर्फ 60,000 कैश में। ठीक है, तो 60,000 तो हम दिखाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में। जितना नहीं लेके आ पाया 40,000, उसके लिए हम खोलेंगे नए पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। और डिवाइड किस में करेंगे? सेग्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ओके, ठीक। देन नेक्स्ट है लास्ट, कि अगर एक पार्टनर अपना गुडविल प्रीमियम लेके ही नहीं आ पाया, तो आपको एंट्री किससे करनी होती है? करंट अकाउंट से। सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, डन। देन देखो, एग्जिस्टिंग गुडविल का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है हिडन गुडविल या फिर इन्फर्ड गुडविल। सो हिडन गुडविल का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको देखना होता है जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल और मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जो नया पार्टनर आया उसका कैपिटल और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। सो आपको यहाँ पे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना बाकी सभी पार्टनर्स की टोटल कैपिटल, जिसमें हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उसको आप माइनस करना। ध्यान रखना, ये जो हम नेट वर्थ ले रहे हैं ये एडजस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बैलेंस सीडी होने चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा? हिडन गुडविल आ जाएगी। ओके,
देन रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सेम है जैसे हमने चेंज इन पीएसआर में देखा। ठीक है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी सेम है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होती हैं चीजें। राइट। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है? देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट में हमारे पास अलग अलग केसेस हैं। पहला केस है एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब हमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल को न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें न्यू पीएसआर चाहिए होगी, फिर हम नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल और मल्टीप्लाई उसके शेयर ऑफ रेसिप्रोकल से। ठीक है, राइट। तो आपके पास टोटल कैपिटल आएगा, उस टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशो में डिवाइड करोगे तो सभी पार्टनर की न्यू कैपिटल आ जाएंगी। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल आप निकाल ही लोगे, यानी कि बैलेंस सीडी। फिर एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करना न्यू कैपिटल से, जितना भी डिफरेंस आएगा या तो पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा या फिर पार्टनर विदड्रॉ करेगा। अब वो क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में कैश अकाउंट बोला है या फिर करंट अकाउंट बोला है, उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, दूसरा केस है जब हम नए पार्टनर का कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो अगेन इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल चेक करोगे, उन सबका टोटल कर देना। ठीक है, सबका टोटल करना, और जो रिमेनिंग शेयर है कि मान लो नया पार्टनर 1/5 के लिए आया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 4/5। इसका रेसिप्रोकल कर देना 5/4। ठीक है, सो ये जो टोटल कैपिटल आया है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल से। ठीक है, फर्म की कैपिटल आएगी, फर्म की कैपिटल आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर देना न्यू पार्टनर के शेयर से, तो हमें पार्टनर का कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, देन केस आता है जब आपको टोटल कैपिटल गिवन होगी फर्म की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम न्यू पीएसआर निकालते हैं। ओके, हम एडजस्टेड कैपिटल्स निकालते हैं। जो टोटल कैपिटल आपको फर्म की गिवन है उसको हम न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल से, जितना भी डिफरेंस होगा या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा या फिर विड्रॉ करेगा। ठीक है, ओके, चलो देन आगे चलते हैं, रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट में क्या है कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है अपनी मर्जी से, अपना कंसेंट देके वो फर्म छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो अगेन इसमें अग्रीमेंट में चेंज आता है, बिजनेस पहले की तरह नॉर्मल बेसिस पे चलता रहता है। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। सो गेनिंग रेशो कैसे आता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम ही है, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। ओके, अगर ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है बुक्स में तो उसको आपको राइट ऑफ करना होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, हिडन गुडविल का पॉइंट आता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, कि मान लो जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका टोटल कैपिटल बना है 1 लाख का। ठीक है, बैलेंस सीडी कितना बना, 1 लाख का। बट बाकी पार्टनर्स ने अग्री किया कि हम तो इस रिटायरिंग पार्टनर को 150 पे करेंगे। ठीक है, तो वो 50,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, वो 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं गुडविल के। ठीक है, ये क्या है, हमारा हिडन गुडविल का केस है इन रिटायरमेंट। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, समटाइम्स द फर्म अग्रीज टू सेटल द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट। तो अगर वो अमाउंट ज़्यादा है ऑफिस कैपिटल, तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या होगा, गुडविल। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम है, सेम तरह से बनता है। रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट सेम है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड करना। ठीक है, कितना अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है, तो ध्यान रखना एक तो उसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, अगर कोई भी प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, कोई रिजर्व है वो भी ऐड करना, उसका गुडविल का शेयर है वो भी उसमें जोड़ देना। ठीक है, कोई प्रॉफिट बनता है वो भी उसी में ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है, माइनस क्या क्या करेंगे, एक तो ड्राइंग्स, आईओडी, कोई लॉस है या रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो हम डेबिट कर देंगे, तो लास्ट में आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो टोटल अमाउंट है उसको सेटल करने के लिए आपके पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं, कि अगर तो लिखा है, ठीक है, अब जो नेट अमाउंट बनता है जो हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि आप इमीडिएटली पे कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हम इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, और अगर बोला है कि सपोज 40,000 का टोटल ड्यू अमाउंट बनता है, जिसमें से 10,000 तो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं कैश में, और बाकी 30,000 आप डाल दो फिर लोन में।
तो एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल 40,000, कैश में 10,000, और बाकी का लोन अकाउंट में जाएगा 30,000। तो ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन ना बोले आपको यही मानना है कि वो अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हम इसके कैपिटल एडजस्टमेंट के अगर केसेस देखें, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस क्या है कि जब आपको टोटल कैपिटल गिवन होगा न्यू फर्म का, सो व्हेन द न्यू टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालेंगे। ठीक है, फिर हम एडजस्टेड कैपिटल्स चेक करेंगे ओल्ड पार्टनर का, फिर हम ये जो टोटल कैपिटल दिया हुआ है इसको न्यू पीएसआर में डिवाइड करेंगे जिससे आपको न्यू कैपिटल मिल जाए। ठीक है, अब न्यू कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल भी है, दोनों को कंपेयर करो, जितना भी सरप्लस या डेफिसिट है उसे एडजस्ट कर देंगे करंट अकाउंट या फिर कैश अकाउंट से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ओके, देन नेक्स्ट है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन, तो उस केस में हम पहले तो एडजस्टेड कैपिटल देखेंगे सभी ओल्ड पार्टनर्स का। फर्म की टोटल कैपिटल कैसे आएगी, अगर आप उन सभी एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर दोगे तो आपको फर्म की टोटल कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है, फिर इस टोटल कैपिटल को आपको डिवाइड करना होगा न्यू पीएसआर में जिससे हमें न्यू कैपिटल मिलेंगी। अब इस न्यू कैपिटल को कंपेयर करो एडजस्टेड कैपिटल से, और जो भी एडजस्टमेंट बनता है इंट्रोड्यूस या विड्रॉल का वो उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है केस व्हेन द आउटगोइंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर। तो इसमें भी अगेन आपको पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा, बैलेंस डी। ठीक है, फिर आप फर्म की टोटल कैपिटल चेक करोगे, वो कैसे आएगा, पहले तो एग्रीगेट कर दो सभी एडजस्टेड कैपिटल का, प्लस करेंगे शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, कि मान लो बोला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे 20,000 पे किया जाएगा और जो कि बाकी पार्टनर्स लेके आएंगे 2:1 में, तो जो बाकी पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं कैश वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, न्यू कैपिटल निकालना टोटल कैपिटल के बेसिस पे और फिर एडजस्टमेंट होगी। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा ये भी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डेथ पे। सो डेथ में भी फर्म बंद होती है। ठीक है, सो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। सबसे पहले तो फर्म अगर बंद हो रही है तो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, फर्म बंद नहीं हो रही, सॉरी, पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसका हम डेथ तक का प्रॉफिट चेक करते हैं। दो बेसिस हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो टाइम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, और सेल्स के बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रेशो निकालते हैं, उसको हम लोग करंट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आपके पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि जितनी भी एंट्रीज होती हैं डेथ के केस में वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से होती हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर लॉस है तो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट, एंट्री रिवर्स कर दी। ठीक है, मान लो अगर रेशो चेंज हो रही है, हमें न्यू रेशो गिवन है डेथ के बाद, तो उसमें हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, ओके। देन चलते हैं डिसोल्यूशन पे। सो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है वो चेंज हो रहा है, बिजनेस चलता रहता है, ये भी एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसमें अग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल तरीके से चलती रहती है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि जिसमें अब बिजनेस बंद करने की बारी आ गई है। ठीक है, जितने एसेट्स उन्हें बेच दो, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो, कैपिटल रिटर्न कर दो, सब कुछ एडजस्ट कर दो क्योंकि फर्म हो रही है बंद। ठीक है, सो फर्म उस केस में एंड पे आ जाती है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, अब डिसोल्यूशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो हम म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड करें कि पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ था कि इतने टाइम पीरियड के बाद हम फर्म को बंद कर देंगे, या पार्टनर ने मिलके अग्री किया है तो हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नोटिस दे के भी फर्म को बंद किया जा सकता है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फर्म कोई इलीगल बिजनेस रन कर रही है, अनलॉफुल प्रैक्टिस में है, तो उस केस में कोर्ट ही ऑर्डर दे देगा कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, कि पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया है, एक्सपायरी हो गई है किसी टाइम पीरियड की तो डिसॉल्व होती है, या कोई हैपनिंग हो जाए किसी इवेंट की तो उस केस में भी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, वाइंड अप हो जाता है। ओके, इसके बाद सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो डिसोल्यूशन के केस में जितने भी लॉसेस हैं
ठीक है, उनको कैसे हम एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फिर हम देखेंगे कैपिटल में से, और अगर लास्ट में कोई पीएसआर बच गया तो लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर। पहले तो प्रॉफिट्स में से लॉसेस को आप एडजस्ट करो, फिर हम कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे, और लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर पीएसआर। तो अगर फर्म के लॉसेस हैं तो उनको सबसे पहले प्रॉफिट्स में से राइट ऑफ किया जाएगा, फिर कैपिटल में से राइट ऑफ करेंगे, और फिर भी अगर लॉस बच रहा है तो उस केस में पार्टनर उनकी रेशो में वो बॉन्ड करेंगे। ठीक है, ओके डन। देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि क्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है, पेमेंट करने का क्या एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले जब भी फर्म बंद होती है, सो जो थर्ड पार्टी हैं या जो आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, या पार्टनर के अलावा किसी ने अगर फर्म को लोन दिया है, तो सबसे पहले फर्म उनको पे करेगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे पे किया जाता है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो हम सेकंड नंबर पे पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टनर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है उनकी पेमेंट की जाती है, और लास्ट में अगर कुछ सरप्लस बच गया है फर्म के पास तो वो पार्टनर्स के अमंग डिवाइड हो जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। तो इसमें क्या लिखा है? The firm property is applied first in payment of firm debt, and if there is any surplus, then the share of each partner is applied in the payment of his private debt or paid to him. तो सिंपल चीज लिखी है कि अगर फर्म की कोई डेट है जो फर्म पे नहीं कर पा रही है, या जो फर्म की प्रॉपर्टी है, सबसे पहले उसमें से उस डेट की पेमेंट की जाएगी, और बाद में अगर कुछ डेट बचता है तो उस केस में पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स को यूज करके हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, ओके देन डिसोल्यूशन के केस में एक तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट बनता है पार्टनर का, कैश और बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है डेबिट में। ठीक है, अब एसेट्स में ध्यान रखना, एक तो कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, कोई भी लॉस है, डेबिट बैलेंस है कैपिटल या करंट का, या पार्टनर को लोन दिया गया है, ये सब हम एसेट्स के फॉर्म में यहाँ पे ब्रॉट डाउन नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। बाकी सारे एसेट जितने भी हैं, स्टॉक है, मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, वो सब आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हो। गुडविल को भी आप एक नॉर्मल एसेट कंसीडर करते हो। ठीक है, लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, सो लाइबिलिटीज क्रेडिट करना। ठीक है, अब इसमें अगेन आपको पार्टनर्स कैपिटल को एक्सक्लूड करना है, पार्टनर के लोन को एक्सक्लूड करना है, कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको भी एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि डेटर जो है, सपोज डेटर है बुक्स में 1 लाख के, प्रोविजन माइनस हुआ है 20,000 का। ठीक है, सो ये 1 लाख के डेटर तो एसेट में दिखाओगे, और 20,000 का प्रोविजन यहाँ पे लाइबिलिटी में दिखाओगे। ठीक है, इसके बाद जब हम एसेट्स बेचेंगे तो बाय बैंक, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो यहीं पे आएगा बाय पार्टनर कैपिटल। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक। ठीक है, कोई रिलेशन एक्सपेंसेस हैं तो भी डेबिट्स में आएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, कि अगर पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल होगा डेबिट। ठीक है, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? डेबिट। ठीक है, ओके देन देन इसमें आपके पास और क्या लिखा है? देखो, इसमें लिखा है कि गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रीटेड एज अ एनी अदर एसेट। सो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि गुडविल से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, वो हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, तो हम वैल्यू निल मानेंगे, जीरो। ठीक है, बाकी एसेट्स के केस में हम उनको उनकी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। चलो, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल तरीके से ही बनता है। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट ये भी हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक, सो ये सब हमने डन हो गया। राइट, तो डिसोल्यूशन तक हमने करा। डिसोल्यूशन में मेनली रिलेशन अकाउंट ही आपको सीखना है, उसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी पार्टनरशिप का एक क्विक ओवरव्यू दे दिया, एंड आई थिंक आपको समझ में आएगा, क्विकली किया है, जल्दी जल्दी किया है। ठीक है, तो समझ में आ गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर कैपिटल वाली बुक को और कवर करते हैं। ठीक है, तो एक एक पार्ट में तीनों बुक्स कवर हो जाएंगी। ओके, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।